नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बातें साफ होने के बजाय ज्यादा से ज्यादा संभ्रमित करने वाली बनती जा रही है। शुरू से लगता था जैसे लोकसभा में हुआ, दो गठबंधनों के बीच में ही सब लड़ाई सिमट जाएगी। यानी भाजपा, शिंदे की शिवसेना और अजित दादा इनकी महायुति, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी, ये दूसरा गठबंधन। और पूरा पूरा चुनाव इन दो गठबंधनों के बीच में सिमट जाएगा। बाकी किसी को चांस ही नहीं है। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते बातें खुलने लगी है कि प्रकाश आंबेडकर अपनी वंचित बहुजन आघाड़ी कैसे लड़ेगी, इस पर बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग बैठ गए जो राज ठाकरे, वो अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लेकर 200 से ज्यादा सीटों पर लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। छोटी मोटी पार्टियां अपनी तरीके से किसी गठबंधन में जाए या खुद ये गठबंधन बनाए, इस मेहनत में लग गई है, उस प्रयास में लग गई है। तो आहिस्ते आहिस्ते पिक्चर क्लियर हो रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में देश जैसे ही मीडिया का एक बड़ा हिस्सा रहता है। मीडिया जो है वो बड़ी भूमिका निभाता है। तो पहले माहौल बनाने में मीडिया कुछ अफवाहें छोड़ देता है, कुछ बातें छोड़ देता है, गुफ्तगू शुरू हो जाती है। तो एक बात शुरू हो गई कि जो लोग पिछले 6 से 8 महीने से उद्धव ठाकरे के सिंपैथी की बात कर रहे थे, वो अचानक वो सिंपैथी पंक्चर हो गई ऐसी बात करने लगे। उद्धव ठाकरे फिर से चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इतने उतावले हैं कि वो कह रहे हैं कि सबसे पहले चुनाव से पहले ही चीफ मिनिस्टर का चेहरा और नाम बता दो। बात साफ है। खुद उद्धव ठाकरे छोड़ दिए, अलग कर दिए, तो एनसीपी, शरद पवार गुट या कांग्रेस, इन दोनों के पास कोई चेहरा है ही नहीं जो पूरी महाराष्ट्र के लिए अपनी अपनी पार्टी का निर्विवाद चेहरा हो। कांग्रेस में ना नाना पटोले है, ना बाला साहब थोरात है, ना पृथ्वीराज चव्हाण है। शरद पवार के गुट में तो सुप्रिया सुले छोड़कर दूसरा कौन नेता है ये पूछना पड़ता है। जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी हो या शिवसेना उबाठा हो, दोनों जगह एक चेहरा फाइनल है, वो है उद्धव ठाकरे। अगर बहुमत मिल जाता है उबाठा शिवसेना को, तो भैया चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? कोई बात नहीं कर सकता, कोई नाम नहीं लिख सकता। जैसे बीजेपी में आज की तारीख में अगर चुनाव होने हैं तो मोदी जी का नाम डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। लोगों को पता होता है कि मोदी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कोलकाता में या बंगाल में अगर तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है विधानसभा का, तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये बताने की जरूरत नहीं होती, ममता बनर्जी होगी। अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में या मायावती चुनाव लड़ रही है, तो उनको अपना नाम डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। दुनिया समझती है, आम आदमी समझता है कि अगर समाजवादी बहुमत आ जाएगा तो अखिलेश हो जाएगा, बीएसपी का होगा। हाँ, सवाल ये होता है कि अगर बीजेपी में नाम डिक्लेयर नहीं किया तो योगी हो गए, इसकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि वो एक ही डेमोक्रेटिक पार्टी है। अगर कांग्रेस का बहुमत आने वाला है लोकसभा में, तो राहुल गांधी कैंडिडेट हो गए। आपको याद है ना, इंडी अलायंस की जो मुंबई में या बंगलोर में बैठक थी, वहां ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री का चेहरा करके मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम डिक्लेयर कर दिया किसी को पूछे बगैर। तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ही इतने डर गए कि उनकी धोती ही ढीली हो गई थी। ममता दीदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम डिक्लेयर किया और केजरीवाल ने उसको सपोर्ट किया।
खुद मल्लिकार्जुन खड़गे डर गए, बोले उसकी कोई जरूरत नहीं है, जब चुन के आएंगे तब बैठ के इंडिया अलायंस तय करेगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आज वो नाम लेने की जरूरत नहीं है। यानी अपना ही नाम डिक्लेयर होने के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे डरे हुए थे, क्योंकि उनको मालूम है अगर उनकी पार्टी के पास प्रधानमंत्री पद आता है तो उस पर अलिखित अधिकार राहुल गांधी का है, तो ये नाम डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। जो पार्टी का सबसे तगड़ा नेता होता है, उम्मीदवार होता है, वही तो प्राइम मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री बनता है। तेलुगु देशम में चंद्रबाबू नायडू हो, डीएमके में स्टालिन हो, दिल्ली में केजरीवाल हो आम आदमी पार्टी के लिए, तो डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। तो इसलिए बात साफ है कि महाविकास आघाड़ी में अगर सत्ता आती है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तय करने के लिए महाविकास आघाड़ी के जो विधायक हो गए, एमएलए हो गए, उनके मीटिंग में वो तय होगा। और पूरे उद्धव ठाकरे आज भी अपनी पार्टी के नेता है, ना कि गठबंधन के निर्विवाद नेता है। और इसलिए उद्धव ठाकरे आज ही अपने मित्र दलों से वचन चाहते हैं कि मुझे ही करोगे, और इसके लिए दोनों पार्टियां मित्र दल तैयार नहीं है, ना कि एनसीपी है ना कि कांग्रेस है। अब अजीब बात देखो, इसमें कांग्रेस बोल रही है जिसके ज्यादा हो गए वही तो मुख्यमंत्री बनेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जो पृथ्वीराज बाबा चौहान है, उन्होंने बोल दिया कि पहले डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, जिस पार्टी के ज्यादा से ज्यादा विधायक होते हैं गठबंधन में, उसी को तो मुख्यमंत्री पद मिलता है। तो पहले से डिक्लेयर करने में मतलब क्या है? आज किसको पता है कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी? लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी करते हुए शिवसेना उबाठा को 21 सीटें दी गई थी, लेकिन क्या वो जीत पाए? उनसे कम सीटें लड़कर अगर कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत गई है और 2 नंबर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी आई है, तो क्या भरोसा है कि विधानसभा में उबाठा शिवसेना को ही सबसे ज्यादा विधायक मिलेंगे और उनको ही चीफ मिनिस्टर मिलेगा? तो इसलिए उद्धव ठाकरे का नाम आज डिक्लेयर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब ऐसा माहौल जब कांग्रेस और उबाठा शिवसेना में बना है, इसमें शरद पवार क्या चालाकी करते, इस पर मराठी मीडिया रोज की रोज चर्चा कर रहा है। पवार ने दाव खेला, पवार ने क्या और किया, रणनीति बनाई, स्ट्रेटेजी बनाई, क्या 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 बातें। पवार की चमचेगिरी जोर शोर से चल रही है कि ये गेम खेला है पवार ने, वो गेम खेला है। ये लोग पवार की रणनीति कभी समझ नहीं पाएंगे। संजय राउत ने सच्ची बोला है, पवार को समझने के लिए या पवार साहब के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ते हैं, संजय राउत ने बोला है, और बिल्कुल सही है। और इसलिए संजय राउत किसी ज्योतिषी के पास गए थे कि भाई मेरा कितवा जन्म है मुझे बताओ, क्योंकि मुझे भी अभी शरद पवार नहीं समझ रहे कि 7वां जन्म है, 87वां है, कितवा है। खुद शरद पवार भी दाभोलकर के पास जाके अपनी कुंडली दिखाते थे कि भैया बोल मेरा जन्म कितवा है, क्योंकि पवार को भी अभी सब जन्म नहीं हुए, तो वो भी सोच में पड़ते कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। पवार आईने के पास खड़े होकर पूछते खुद को ही, भैया अपने दिमाग में क्या चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि पवार जो कुछ करते हैं वो अगर मीडिया को पता चलता तो पवार इतने बड़े मुरब्बी चालाक राजनीति नेता नहीं होते। हाँ एक बात है, पवार के दिमाग में क्या चल रहा है उसके संकेत सिग्नल पवार उनके गिने चुने पत्रकारों को दे देते और उस पर अफवाहें फैलाई जाती, जिसको आज की भाषा में नैरेटिव बोला जाता है। इसलिए ये कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, इनके बीच जो मुख्यमंत्री पद का झगड़ा आज से ही शुरू हुआ है,
दोनों को चीफ मिनिस्टरशिप अपनी पार्टी के लिए चाहिए। फर्क ये है को कांग्रेस को अपनी पार्टी के लिए चाहिए और उद्धव ठाकरे को पार्टी के लिए नहीं तो खुद के लिए चाहिए। इसलिए उन्होंने साफ साफ बता दिया कि जिसके ज्यादा विधायक उसका ही चीफ मिनिस्टर, ये आइडिया नहीं चलेगी। इस तत्व पर हम सरकार नहीं बना पाएंगे। नेता पहले से डिक्लेयर होना चाहिए। और ऐसे माहौल में शरद पवार ने अपना नैरेटिव शुरू कर दिया। वो नैरेटिव क्या है? भाई आप झगड़ो, दोनों के साथ मैं हूं, उबाठा के साथ भी हूं और कांग्रेस के साथ भी हूं, लेकिन मुझे चीफ मिनिस्टरशिप नहीं चाहिए, मेरे पार्टी को चीफ मिनिस्टरशिप नहीं चाहिए। यानी शरद पवार गुट जो है एनसीपी का, उसको विधानसभा में कितनी भी सीटें मिली, मेरी पार्टी मुख्यमंत्री पद पर दावा नहीं करेगी, यही शरद पवार ने पहले से बोल दिया। इसको ही दोस्तों रणनीति बोलते हैं। खुलेआम बोल दिया, छुपके छुपके किसी के कान में नहीं शरद पवार ने बोला, ओपनली स्टेज पर से बोला है या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, हमारी पार्टी का चीफ मिनिस्टरशिप पर कोई दावा नहीं है। क्योंकि एक बात साफ है, उनको मालूम है उनकी पार्टी सबसे ज्यादा विधायक लाएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। महाविकास आघाड़ी को ही बहुमत मिलेगा, मेजोरिटी मिलेगी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर आज उस पर लड़ने की क्या जरूरत है? और किसी को भी, किसी भी गठबंधन को कुछ भी मेजोरिटी मिले या ना मिले, सत्ता में कैसे आना है ये शरद पवार जानते हैं। 5 साल पहले जो चुनाव हो गया था उसमें तो उनकी जो अलायंस थी कांग्रेस के साथ, उसको तो वोटर ने नकारा था। दोनों मिलकर मेरा ख्याल है 98 सीटें आई थी। यानी कम से कम 50 विधायक सरकार बनाने के लिए कम थे। जिसको मेजोरिटी मिली थी, उस अलायंस गठबंधन शिवसेना बीजेपी युति को तोड़कर इन्होंने 56 एमएलए एक साथ चुराए। अंग्रेजी में इसको हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, घोड़े का बाजार। शरद पवार घोड़ा खरीदने के बजाय तबेला ही खरीद लेते हैं। उन्होंने मातोश्री में बैठे उद्धव ठाकरे का पूरा तबेला खरीद लिया, उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया। तो इसलिए मुख्यमंत्री पद के लिए आज से झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक बात पर शरद पवार का लक्ष्य बिल्कुल टिका हुआ है। उनको मालूम है कि विधायक चुनकर लाना इंपॉर्टेंट है, ना कि अभी से किसी को मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पर दावा करना। क्योंकि किसी के कितने भी हो, घुमा फिराकर अपने को चाहिए वही करना जरूरी होता है। और इसलिए शरद पवार की रणनीति समझने के लिए 100 जन्म लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, संजय राउत के लिए तो 1000 जन्म लेंगे तो भी उनको पता नहीं चलेगा कि शरद पवार ने इनको कहां से घुमाकर कहां फेंक दिया। ये पता भी संजय राउत को नहीं चलेगा तो उद्धव ठाकरे को क्या चलेगा? तो शरद पवार की रणनीति समझना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, नामुमकिन तो है ही नहीं। शरद पवार की हमेशा की रणनीति ये रहती है कि लोगों को संभ्रमित करना। उनके खुद के पार्टी को पता नहीं होता, उनके प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल है, उनको पता नहीं है। आपको याद है 2 साल 1.5 साल पहले जब इन्होंने अपने पुस्तक का जो विमोचन था उस प्रोग्राम में डिक्लेयर कर दिया कि मैं संन्यास ले रहा हूं, राजनीति से निवृत्त हो रहा हूं, वगैरह वगैरह, याद है आपको? रिटायर हो रहा हूं। और वहां बैठे 2 संपादक गड़बड़ा गए। एक अखबार के संपादक थे, एक चैनल के संपादक थे, जिन्होंने भरपेट चमचागिरी शरद पवार की थी शुरू में, और बाद में आखिर में शरद पवार खड़े हो गए विमोचन समारंभ में और बोल गए कि मैं अभी रिटायर हो रहा हूं। तो पूरा का पूरा माहौल बदल गया। ये दोनों संपादकों को कहीं भागकर बिल में छुपना पड़ा था। तो समझना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आंख खुली होनी चाहिए, आंख खुली होनी चाहिए। शरद पवार पिछले 50 साल से अपने इर्द गिर्द बैठे अपने घर के और पार्टी के सब लोगों को हमेशा संभ्रमित करते हैं।
संभ्रमित करते। तो आज भी उनकी रणनीति साफ है कि मुझे मेरी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए। इसका मतलब ही है कि इनको अपने दो मित्र दल यानी उबाठा शिवसेना और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों सत्ता के लिए कितने लालची है, यही लोगों को दिखाना और बताना है। अगर सत्ता के लालची शरद पवार नहीं होते तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर महायुति ना तोड़ते, ना जनता ने नकारे हुए दो पार्टियों को सत्ता में लाकर बिठा दे। उनका लक्ष्य एक ही होता है, बस सत्ता में रहना है, किसी भी तरीके से सत्ता में रहना है। लोग गाली दे या स्तुति करे उससे उनको मतलब नहीं है। जब कोई चोरी चपाटी या चकारी करते हैं तो वो उसको रणनीति बोल देते हैं, और दूसरे ने वही किया तो बोलते पार्टी तोड़ी, चोरी की, वगैरह वगैरह। तो संभ्रमित करना यही शरद पवार की हमेशा की रणनीति रही है, और आज भी वो वही कर रहे हैं। पूरा उनका लक्ष्य जो है अपने बेटी को महाराष्ट्र की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनाने का है, लेकिन वो उस पर दावा ही नहीं कर रहे और लोगों को दिखा रहे देखो दोनों कैसे आपस में झगड़ रहे, लड़ रहे, जो कुछ नहीं है इसके लिए आज से लड़ रहे। जब ऐसा मौका आ जाएगा तब मैं भिड़ जाऊंगा, तब दाव खेलूंगा। यही शरद पवार की रणनीति है, यही शरद पवार का नैरेटिव है कि आज लोगों को संभ्रमित करो और मौके की तलाश में रहो, मौके की तलाश में रहो। जब मौका होगा तब शिकार करनी है। और बाकी दोनों को हम देखे थे, खुद तो उद्धव ठाकरे खुद को शेर मानते, बाघ मानते, लेकिन भूल गए कि जब शिकार करनी है तो बाघ या शेर गर्जना नहीं करते, आवाज भी नहीं निकालते, अपने पाव का भी आवाज ना आए इस ढंग से छुपे बैठते हैं। और ये शेर खुद को मानते हैं और रोज के रोज गर्जना करते हैं, दहाड़ते हैं। इनको शिकार करना तक पता नहीं और खुद को शेर मानते हैं। तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, इनमें जो दहाड़ना शुरू है, इसके बीच शरद पवार अपना दावपेच खेल रहे और एक नैरेटिव बना रहे। देखो दो पार्टियां आपस में भिड़ गई है, दोस्त होकर भी, और तीसरा लालच में भी नहीं आ रहा है, लेकिन वही तो असली लालची है। खुद लालची होकर दूसरों को लालची रूप में पेश करना, यही तो शरद पवार की हमेशा की रणनीति रही है, हमेशा की रणनीति रही है। तो शरद पवार को समझने के लिए 100 जन्म लेने की जरूरत नहीं है, बस शरद पवार क्या चालाकी कर रहे हैं समझ लो। शरद पवार कोई विचारधारा, आइडियोलॉजी नहीं मानते, वो चालाकी को ही आइडियोलॉजी बना देते हैं। तो शरद पवार की नैरेटिव साफ है, जो जो सामने आएगा, जो जो इर्द गिर्द रहेगा, उसको संभ्रमित करते रहो। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।